So very good evening everyone. Today we will discuss today's current affair, and this is a very important series by Ed Metra, and in which we will discuss daily 5 questions which are related to the current affair, which I picked up from different magazines as well as from different newspapers. So this is an initiative by Ed Maitre. Before starting the series, firstly let me tell you a motivational thought, and that is, life is like a piano. The white keys represent happiness and the black keys show sadness. But as you go through life's journey, remember that black keys also create music. Means अगर आप पियानो को देखते हो उसमें ब्लैक और वाइट कीज़ दोनों होती है. वाइट कीज सिम्बलाइजेज हैप्पीनेस एंड द ब्लैक कीज सिम्बलाइजेज सैडनेस. बट कहीं ना कहीं ट्यूनिंग तो दोनों से ही निकलती है, या हम कह सकते हैं कि म्यूज़िक तो दोनों ही कीज़ क्रिएट करती है. तो आपको कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी. कई बार ऐसा होता है कि आप गिर के फिर नीचे उठते हैं, तो ऑलवेज़ बाउंस बैक, लाइफ ऑलवेज़ बाउंस बैक. तो ऑलवेज़ have expectations from you and you will definitely reach your goal at certain point of your life. सो दिस टाइप ऑफ कोट्स यू कैन यूज़ इन योर एसेज. मैंने खुद एक टॉपर की कॉपी से ही ये नोट डाउन किया जिन्होंने किसी फिलोसफिकल एसे को जो है वो इस तरीके से स्टार्ट किया था. सो यू कैन यूज़ सच टाइप ऑफ थाट्स इन योर एसेज. नेक्स्ट, एज वी विल डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम एथिक्स ऑल्सो. सो आज जो मैंने टॉपिक लिया दैट इज़ एटीट्यूड. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है. ये एक तरह से प्री डिस्पोज्ड फीलिंग है जो हमारे अंदर ऑलरेडी होती है किसी चीज़ के प्रति. कई बार हमें वो चीज़ पसंद होती है, हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर चीज़ के प्रति कैसा बिहेवियर है, हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं उसके प्रति या नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं. एंड ऑलवेज वॉट वी विल स्टडी और वॉट वी विल लर्न फ्रॉम एनी वन विल डिपेंड्स अपॉन आर एटीट्यूड. अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कोई टीचर नहीं पसंद, तो उसके तरफ हमारा अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो चाहे वो कितना भी अच्छा पढ़ा ले, हमें वो समझ में नहीं आएगा, बिकॉज हमने एटीट्यूड ही अपना उस तरीके का बना लिया है. तो अगर हमें कोई भी चीज़ लर्न करनी है या कुछ भी सीखना है तो यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड दैट थिंग. तो हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि हम कितना गेन कर पाते हैं किसी चीज़ को लेकर. सो देयर आर, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स. वन इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अदर इज़ नेगेटिव एटीट्यूड. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन, तो आप ये लिखेंगे कि ये प्री डिस्पोज्ड फीलिंग है जो हम टाइम टू टाइम लर्न करते हैं, और साथ में ये एक जो है वो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद किसी सर्टेन थिंग के लिए हमारे एटीट्यूड बन जाता है, या हमारी फीलिंग, हमारा एक बिहेवियर क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद शायद उसको बदलना बहुत मुश्किल है. हमारा एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है. तो अगर हमारा एटीट्यूड बहुत अच्छा है, इसके एग्जाम्पल में मैंने ये चीज़ लिखी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल सम पीपल लाइक्स डॉग, तो उनका डॉग के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डॉग्स से हेट करते हैं या फिर डॉग को डेंजरस समझते हैं, तो उनका डॉग्स के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है. सो इस तरह का एटीट्यूड जो है वो हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग सिम्बलाइज करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड. इफ़ आई टॉक टू कि एटीट्यूड जो है वो मिक्स्ड हो सकता है, ये टाइम टू टाइम वेरी करता है. हो सकता है कि किसी चीज़ के प्रति हमारा एटीट्यूड अभी अच्छा नहीं है, बट विद टाइम हम परफॉर्मेंस देखते हैं या हम कुछ चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. अगर एज ए टीचर अगर मैं बात करूँ, तो अगर किसी बच्चे का एटीट्यूड मैं देख रही हूँ कि इस सब्जेक्ट के प्रति अच्छा नहीं है, लेकिन विद टाइम मैंने ये भी देखा कि उसने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर लिया, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, इस सब्जेक्ट में ये पहले अच्छा नहीं था बट नाउ ही इज़ इम्प्रूविंग. फॉर एग्जाम्पल एक ट्रू सिचुएशन है कि एक चाइल्ड 12th क्लास स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाता है प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में, एंड दी प्रिंसिपल इज़ सेइंग दैट कि इस बच्चे को हम प्रमोट नहीं करेंगे बिकॉज हमारा स्कूल का रिजल्ट ख़राब हो जाएगा. बिकॉज आई एम ए क्लास टीचर और हम देख रहे हैं उस बच्चे को कि इसने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है. तो अगर इंप्रूवमेंट किया है, वो बच्चा रो रहा है और वो बोल रहा है कि आई विल डू इट, तो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है कि वो कर लेगा. तो उसको स्कूल से निकालने के बजाय एक मौका ज़रूर देना चाहिए. उसका वापस से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, नेक्स्ट टाइम जो फाइनल प्री बोर्ड हो उसमें वो बच्चा पास हो जाता है. तो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने अपने एग्ज़ाम, अपने सब्जेक्ट की तरफ, अपने जो पढ़ाई की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर दिया टुवर्ड्स अ पीरियड ऑफ टाइम जो उस टीचर ने ऑब्जर्व किया, तो इसलिए फिर वो आगे उसको प्रमोट कर दिया गया. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड विच चेंजेस विद द टाइम. पहले एटीट्यूड कुछ और था, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एटीट्यूड चेंजेस. सो हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड कैन बी मिक्स्ड और एंड इट विल चेंज विद टाइम. अगर मैं हिंदी में इसकी परिभाषा बोलना चाहूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो किसी विशेष इकाई का कुछ हद तक पक्ष या विपक्ष के साथ मूल्यांकन करके व्यक्त की जाती है. अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है. जो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एथिक्स का ही एक क्वेश्चन है.
और ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है ताकि हिंदी वाले बच्चे इसको अच्छे से समझ सके, वरना अदरवाइज दे विल फेस प्रॉब्लम जब सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव के विकास में निवेश का काम करता है। ऐसी उपयुक्त अभिवृद्धि का विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक हो। तो हमारा जो एटीट्यूड है वो किस तरह से एक लोक सेवक के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये तो सिलेबस का भी पार्ट है, जिसको अभिवृत्ति कहते हैं या दृष्टिकोण कहते हैं। तो आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अपने आंसर को लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, या फिर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, और उसमें भी ये PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से डेली आपकी एथिक्स की भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, अलॉन्ग विद दैट आपकी करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अगर इसकी विषय वस्तु, तो ये सारा कंटेंट मैंने इसमें लिखा हुआ है, बट आई विल नॉट डिस्कस इट राइट नाउ। ये आप खुद बताएंगे कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है एक एटीट्यूड जो है वो सिविल सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स के लाइफ में, और विद एग्जाम्पल आपको इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिविल सर्वेंट्स का एटीट्यूड अच्छा नहीं है और सरकार को उसका एटीट्यूड अच्छा बनाना है, तो वो ट्रेनिंग के थ्रू बनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में जब वो जाते हैं तो एक हर क्राइम और हर कानून के प्रति वो एक एटीट्यूड ही तो डेवलप करते हैं, ताकि वो बाद में अपनी सेवा एक पॉजिटिव तरीके से वहाँ पे दे सकें। और ये एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में या फिर कुछ राज्यों में जो है वो सिविल सेवकों के प्रयास को और अधिक सार्थक या और अधिक अच्छा बनाने के लिए जो है वो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, अगर वो कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बहुत अच्छे एक IAS ऑफिसर का नाम लूँ तो स्मिता सांबरवाल है, जिनको जो है वो आई थिंक पीपल्स ऑफिसर कहा जाता है, क्योंकि वो एक दिन में बहुत सारे केसेस सॉल्व करते हैं और काफ़ी हद तक उनका जो कैडर था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप ये भी इस तरह के एग्जाम्पल, ईरा सहगल का एग्जाम्पल या इस तरह के एग्जाम्पल आप जो है वो कोट कर सकते हैं, जिन्होंने वाकई ही इस फील्ड में जाके जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अलग अलग कैटेगरीज में आप इसको लिख सकते हैं, इसको एथिक्स में आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ऑलवेज राइट, ऑलवेज कंपाइल एग्जाम्पल्स, टेक अ प्रिंट आउट, या आप खुद हाथ से लिखिए। अदरवाइज एट दी एंड जब एग्ज़ाम अगर आपका पास आता है, तो अगर आपके पास रिटन कंटेंट नहीं है, अगर आप नोट्स बनाते हैं, आप आंसर राइटिंग से पहले नोट्स बनाओ, ताकि अगर जितने ऑर्गेनाइज्ड आपके नोट्स होते हैं उतने ऑर्गेनाइज्ड आपके आंसर होंगे। सो फर्स्टली फॉर एग्जाम्पल आई डिस्कस्ड अ टॉपिक एटीट्यूड। आप टॉपिक, इस एटीट्यूड को खुद गूगल करके जो है वो इसके बारे में सारा कुछ पढ़िए, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। यू विल डेफिनेटली गेट 3D, और हम कह सकते हैं कि कंप्लीट हॉलिस्टिक कवरेज जो है इस टॉपिक का आप कर पाएंगे इन एवरी डायमेंशन। सो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एक एग्जांपल दिया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा भी IPS ऑफिसर जो है वो महेश्वरी, AP महेश्वरी का एग्जांपल मैंने, भारतीय सिविल सेवक ही है वो, उन्होंने कानून के प्रति जो है वो बहुत अच्छा, और जो BIF है उसके सीमा सुरक्षा बल है उसके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, तो उनका एक एग्जांपल यहाँ पे कोट किया हुआ है। तो आप इन एग्जांपल्स को एक जगह कंपाइल करिए, और सो दैट एट द एंड व्हेन योर एग्ज़ाम रीचेस, तो ये आपके जो है वो हेल्प कर पाएँ आपके एग्जामिनेशन में। नाउ लेट्स डिस्कस 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द करंट अफेयर। आज के ही न्यूज़पेपर में जो है दी हिंदू का एक आर्टिकल था, जिसमें सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ के बारे में जो है वो काफ़ी बात हुई है। इसके अलावा जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थी आज, वो ये था कि आई थिंक तमिलनाडु का कोई डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे जो है वो मिथेनॉल ज़्यादा होने की वजह से मिथेनॉल, आपको पता है, सबको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर UPSC एस्पायरेंट्स और अदर एस्पायरेंट्स, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर न्यूज़ में आते हैं, इवन दिस टाइम व्हेन आई ऑल्सो डिड माई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो मैंने खुद ये रियलाइज़ किया कि अगर आपकी करंट अफेयर पे पकड़ अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम। आपको चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों पे अच्छी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आप स्टैटिक को छोड़ दें, और ऐसा भी नहीं है आप करंट को छोड़ दें। करंट को अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते तो उससे काफ़ी स्टैटिक भी प्रिपेयर होता रहता है, क्योंकि दी हिंदू और दी इंडियन एक्सप्रेस ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा करंट के साथ जो है वो स्टैटिक को भी एक्सप्लेन किया रहता है। तो जस्ट आपको वो रीड करना है, उससे आपका कॉम्प्रीहेंशन भी तैयार हो जाता है काफ़ी हद तक। तो ये रियलाइज़ मैंने इस अटैम्प्ट में किया, क्योंकि मैंने खुद सारा इतना होलिस्टिकली नहीं कर पाई थी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। सो ये चीज़ हमें लगातार करनी चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? तो आपके ऑप्शन है, प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना, प्रगति का जश्न मनाना, सिकल सेल पर प्रकाश डालना, या सिकल सेल रोग के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और समझ बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रगति के माध्यम से आशा,
वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना, दिस इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको इसकी डिटेलिंग भी जान लेनी चाहिए कि विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, मतलब ये हेरिडिटरी है, बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2008 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव द्वारा स्थापित इसका उद्देश्य जनता और हितधारकों को प्रारंभिक पहचान और रोकथाम के बारे में सूचित करना है। 2024 का विषय प्रगति के माध्यम से आशा सिकल सेल देखभाल को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना, दुनिया भर में रोगियों के लिए देखभाल में सुधार और राहत प्रदान करने पर जोर देता है। सो ये जो भी इसके इन ब्रीफ डिटेलिंग है वो आपको पढ़ लेना है, इससे चीज़ें जो है वो रिमाइंड करने में आसानी होती है। एक बार कहीं पे आपने कोई चीज़ पढ़ी होती है तो वो ऑफकोर्स स्पेशली फॉर प्रीलिम्स आपको कहीं ना कहीं वो स्टक कर जाता है दिमाग में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? अब ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन है, करंट में तो चल ही रहा है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ था ये। ऑफकोर्स ये बिहार में था। और अगर आप ये लो हैंगिंग फ्रूट्स के क्वेश्चंस भी गलत करते हैं तो आप पहली कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या जो है स्टैटिक पोर्शन से नॉर्मली एक जो बुक्स अभी पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन अगर उठ के आया हुआ, अगर आप वो गलत कर रहे हैं तो आप कॉम्पिटिशन से ऑलरेडी बाहर हैं। सो इसका आंसर है बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के राजगीर में प्राचीन खंडहरों के पास नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त द्वारा स्थापित नालंदा 600 वर्षों तक एक प्रसिद्ध मठवासी विश्वविद्यालय था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है वो इसकी स्थापना किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो वो कुमारगुप्त थे। 5वीं शताब्दी में नालंदा 600 वर्षों तक एक प्रसिद्ध मठवासी विश्वविद्यालय था जो हर्षवर्धन और पाल राजाओं के अधीन फला फूला। इसने पूरे एशिया के छात्रों को आकर्षित किया, बौद्ध धर्म, चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाया। 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किए जाने के बाद, अब इसको कि नष्ट किसने किया वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको नष्ट करने वाले जो है वो उनका नाम है बख्तियार खिलजी। इसे 1812 में फिर से खोजा गया और अब यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये जो नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें अलग अलग तरह के छात्र अलग अलग देशों से पढ़ने के लिए आए थे। और ये किसके कार्यकाल के दौरान, इसका कौन सी शताब्दी में जो है वो ये बनाया गया था, तो ये कुमारगुप्त थे। और इसको जो है वो डिस्ट्रॉय करने वाले का नाम क्या था, तो वह है बख्तियार खिलजी। तो ये माइन्यूट डिटेल जो है वो आपको बार बार पढ़ने से याद होनी चाहिए, ताकि अगर इसी पैरा में से कोई क्वेश्चन बन के आता है तो आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम द करेंट अफेयर। और जो स्टैटिक करेंट अफेयर से ऐसी कोई भी क्वेश्चन उठ के नहीं आता, कहीं ना कहीं वो स्टैटिक बना के फिर ही पूछते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले होमोसेक्सुअल मैरिज को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? योर ऑप्शन है थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया या सिंगापुर। तो इसका उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। अपनी समावेशी प्रतिष्ठा के बावजूद थाईलैंड को रूढ़िवादी सामाजिक और सरकारी मूल्यों के कारण इस कानून को पारित करने में दशकों तक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह विधेयक किसी भी लिंग के विवाह भागीदारों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। इसे राजा महावजीरा लॉन्गकॉर्न द्वारा औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा है और यह 120 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाएगा। तो ये जो बेसिक डिटेल्स हैं, स्टैटिक डिटेल्स, वो भी आपको अच्छे से, और ये इस तरह के जो है वो आप मेंस आंसर राइटिंग में भी या ऐसे राइटिंग में भी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो फॉर किसी भी एग्जाम्पल को देने में। जैसे अगर सोसाइटी रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश से हैं? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान या न्यूजीलैंड। तो आपका आंसर है न्यूजीलैंड, इसका आंसर है। सो ट्रेंट बोल्ट, अगर क्रिकेट से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो इसी तरह का आता है। तो इसका छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के आपको लिख लेना और उसको याद रखना है, या आप ये चैनल ज्वाइन करके आप सिंपली PDF देख लीजिए, आपको इसी से जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। न्यूजीलैंड, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि वो उन्होंने जो है वो कितने रन बनाए, वो कौन कौन से मैचेस उन्होंने खेले। तो इतना ज़्यादा डिटेल में UP PCS और इस तरह से स्टेट PCS के एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछा जाता, तो आप सिंपल इसको एक फैक्चुअल क्वेश्चन मान के याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस, अगर कोई न्यूज़ में रहता है तो वो पक्का एग्जाम में पूछा जाता है।
योर ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या राजस्थान। तो ये जो है वो इसका आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में जीर्णोद्धार कार्य के दौरान घोड़बंदर के किले के भीतर परतों के नीचे एक गुप्त कक्ष की खोज की गई थी। महाराष्ट्र के ठाणे में उल्हास नदी पर स्थित घोड़बंदर किला पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था और 1730 में बनकर तैयार हुआ था। शुरुआत में घोड़ों के व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह किला बाद में मराठों और अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। किले में 16वीं सदी की शुरुआत का एक पुर्तगाली चर्च, कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो ये एक स्टैटिक पोर्शन भी आपको थोड़ा याद रखना है इसका। अब नाउ एज वी डिड ऑल द 5 क्वेश्चंस, एक एज बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, एक पिक्चर जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो दी बेटर इंडिया और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे ये पॉजिटिव न्यूज़ आती रहती है। सो आई जस्ट पिक्ड दिस पिक्चर फ्रॉम दैट वेबसाइट, जिसमें मिस उमा हार्थी IAS ऑफिसर जो है वो सल्यूट कर रहे हैं उनके फादर उनको। सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। तो इसको देख कर ही मोटिवेशन सा आ जाता है कि येस वी कैन ऑल्सो, इफ़ वी डू हार्ड वर्क वी कैन ऑल्सो अटेन सच सक्सेस इन आवर लाइफ्स। और कहीं ना कहीं हमारे भी पेरेंट्स को या हमारे जो रिलेटिव्स हैं या कोई भी है जो आपका साथ दे रहा है इस वक्त, वो आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ मोटिवेशनल थॉट फॉर यू, डोंट प्लान टू मच, लाइफ हैज़ इट्स ओन प्लान फॉर यू। ऑलवेज रिमेंबर दैट सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ आर एक्चुअली अनप्लान। सो आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके मत चलिए। अगर आपका थोड़ा कम ज़्यादा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमने आज के लिए कुछ प्लान किया बट वो हो नहीं पाया, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप कल उसको अगले दिन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेंडिंग नहीं छोड़ना। और लाइफ जो है वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि यही सेवा है जिससे आप जो है वो देश की सेवा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है वो आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। बस अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको शिद्दत से करना चाहिए। So thank you so much. Definitely, I know you will revise all the questions, and kindly follow this series, subscribe and share with your friends. Thank you.